यूजीसी नेट जेआरएफ में इकाई 3 को साहित्य शास्त्र के नाम से जानते हैं और साहित्य शास्त्र के अंतर्गत आप काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र होता क्या है। काव्य शास्त्र के विषय में डिटेल जानकारी आप लेंगे इस वीडियो में। पूरे भारतीय काव्य शास्त्र को पाश्चात्य काव्य शास्त्र को दोनों पढ़ाया जाएगा और आज ये पहला वीडियो है, ठीक है। इसलिए बहुत डिटेल में आपको देखना है, समझना है कि काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं। अब काव्य शास्त्र कहाँ कहाँ पे आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में पेपर होता है। इसमें इकाई 6 यूनिट 6 में साहित्य शास्त्र और आलोचना के संदर्भ में आप पढ़ेंगे। आप यूपी टीजीटी पीजीटी हो, DSSB हो, हर जगह आपको साहित्य शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें डिटेल में आप इस वीडियो में देखेंगे। काव्य शास्त्र का कुल लगभग 50 वीडियो होने वाला है। इन सभी चीज़ों में आज ये पहला वीडियो है। तो काव्य के शास्त्र के अंतर्गत आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। काव्य शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, काव्य प्लस शास्त्र, जिसका काव्य का अर्थ होता है कविता और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान। यानी कविता करने के तरीके को, तकनीकी को, कविता करने के विज्ञान को ही हम लोग क्या कहेंगे, काव्य शास्त्र कहेंगे। आगे यदि बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा जो है संस्कृत साहित्य से शुरू होते हुए हिंदी साहित्य में आया है और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आप देखेंगे काव्य शास्त्र अर्थात कविता का विज्ञान, जिससे हम काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं। काव्य के विविध पक्ष देखेंगे तो काव्य के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं। क्या कविता बस कह देना ही काव्य शास्त्र है? नहीं, बल्कि कोई कविता है तो क्या हुआ, कविता के मानक को पूरा करता है, उस कविता के क्या गुण है, उस कविता के करने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है उस कविता में। केवल कविता नहीं समझेंगे बल्कि साहित्य समझेंगे, उसमें क्या रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे काव्य शास्त्र। अब प्रश्न बन जाता है कि काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन मिलता है। तो काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मिलता है। इस चीज़ को और आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि काव्य शास्त्र के विविध पक्ष मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था। जो काव्य शास्त्र की शुरुआत होता है, इसको भरत मुनि से बढ़ते हुए भामा, उद्भट, दंडी, वामन, जयदेव, ये मम्मट, अपय दीक्षित, इन सभी की परंपरा लगातार चलती रहती है। प्रश्न बनता है कि काव्य के विविध पक्ष हैं क्या? क्या केवल कविता कह देना ही काव्य है, काव्य शास्त्र है? नहीं, काव्य के विविध पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा काव्य का स्वरूप क्या होता है। काव्य के स्वरूप में देखेंगे काव्य के हेतु, यानी काव्य करने का कोई न कोई कारण होता है, कविता बनाने का कोई न कोई कारण होता है। काव्य के लक्षण, पता कैसे चलेगा कि वह काव्य है। काव्य का प्रयोजन, क्या उद्देश्य हो सकता है कविता करने का। उद्देश्य में देखें, किसी को प्रसिद्धि पाना इसलिए कविता लिखता है, रचना लिखता है। किसी को आत्मसंतोष के लिए हो गया, कोई लिखता है कविता। कोई हो सकता है पैसे कमाने के लिए। यदि रीतिकाल को देखें तो अधिकांश चीज़ें मिलती हैं पैसे कमाने के लिए। काव्य के भेद, काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। आज बस चूँकि क्लास फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में देखेंगे पहला वीडियो, शब्द शक्ति। हर शब्दों की अपनी शक्ति होती है। ध्वनि, गुण, रस, नाट्य विधान, दोष, ये सारी चीज़ों को आप डिटेल में लगातार देखेंगे, पढ़ेंगे। तो काव्य शास्त्र देखेंगे, संस्कृत से चलती हुई परंपरा हिंदी में आई। हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात
कृपाराम की हित तरंगड़ी से होता है। यह याद रखना है, कृपाराम ने हित तरंगड़ी लिखा था, वहीं से हिंदी में काव्यशास्त्रीय परंपरा का शुरुआत होता है और इसकी रचना भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुआ है। आगे देख लेते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम संस्कृत काव्यशास्त्र का विकास हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम कौन से काव्यशास्त्र का विकास हुआ है? संस्कृत काव्यशास्त्र का विकास हुआ है। यह विकास परंपरा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आया, यानी इसकी लगातार परंपरा चलती रही। ठीक है, आगे देखेंगे। संस्कृत के आचार्यों में भरत मुनि ने सर्वप्रथम इसका सृजन किया। तत्पश्चात भामह, दंडी, उद्भट, वामन जैसे रचनाकारों ने काव्यशास्त्रीय परंपरा निकाला। पहले मैंने बता भी दिया है कि हिंदी में काव्यशास्त्र ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कृपारामकृत हित तरंगड़ी से होता है और इसकी रचना कहाँ से हुई? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के और भानुदत्त कृत रस तरंगड़ी के आधार पर हुआ है। रस तरंगड़ी के आधार पर हुआ है भानुदत्त के। तत्पश्चात काव्यशास्त्र की परंपरा हिंदी साहित्य में अनवरत चलता रहा। प्रश्न इसमें बन सकता है कि हित तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? कृपाराम। ये तो बहुत पुराना प्रश्न हो गया, किंतु प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य में सबसे पहला काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन है? तो क्या हो जाएगा? हित तरंगड़ी हो जाएगा। विक्रम संवत 1598 ईस्वी, और जब 1598 से 57 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ईस्वी। हित तरंगड़ी कौन से रचना का आधार है? तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और भानुदत्त कृत रस तरंगड़ी रसमंजरी के आधार पर इसको लिखा गया है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगर परंपरा देखेंगे तो परंपरा नाट्यशास्त्र से शुरू होता है। आगे प्रारंभ में काव्य पद्यात्मक ही लिखे जाते थे, इसलिए काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करने वाला शास्त्र काव्यशास्त्र कहलाता है। तो सर्वप्रथम काव्य कैसे लिखे जाते थे? पद्यात्मक लिखे जाते थे। चूँकि भारतीय साहित्य में गद्य का कोई अस्तित्व नहीं था, हजारों साल पहले पद्य में लिखे जाते थे। गद्य आधुनिक समय की आधुनिक काल की उपलब्धि है। आधुनिक विद्वान काव्यशास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसे अधिकांश विद्वानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि साहित्य शब्द के प्रयोग से अतिव्याप्ति दोष पाया जाता है। तो सामान्य सा प्रश्न है कि काव्यशास्त्र के आधार पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? साहित्य शास्त्र का। जब साहित्य शास्त्र का प्रयोग कर देते हैं अतिव्याप्ति आ जाता है। अतिव्याप्ति का अर्थ ही इसका सीमित क्षेत्र नहीं होता है। नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, कविता, सब कुछ, गद्य पद सब कुछ आ जाता है। इसलिए साहित्य शास्त्र न कह के काव्यशास्त्र के संदर्भ में बातें किया गया है। क्योंकि अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो काव्यशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। अब आगे देखना है जो प्रमुख रूप से आज के वीडियो का सारांश रहेगा, आज के वीडियो का प्रमुख बिंदु रहेगा। और आज जो अभी मैं प्रश्न बताऊंगा, यहाँ से एक न एक प्रश्न हमेशा आता रहता है, आता रहेगा। हेडिंग क्या हो जाएगा जो आपको समझना है? आज की महत्वपूर्ण चीज़ें, संस्कृत के प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ एवं आचार्य, यानी कि संस्कृत भाषा में अभी तक कौन कौन से जो है लिखे गए हैं ग्रंथ और उसके आचार्य कौन हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे सर्वप्रथम श्रीनिवास शास्त्री ने मम्मटाचार्य विरचित काव्य प्रकाश में काव्यशास्त्र से संबंधित आचार्यों का काल क्रमानुसार वर्णन निम्न रूप से किया है। श्रीनिवास शास्त्री ने श्री मम्मटाचार्य विरचित काव्य प्रकाश में ये चीज़ें किया।
आज के वीडियो से एक चीज़ आप और सीख जाएंगे नेट के प्रश्नों के संदर्भ में, जेआरएफ के प्रश्नों के संदर्भ में, कि प्रश्नों का क्रम, रचनाकारों का क्रम, रचनाओं का क्रम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होगा। काल सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे काल दिया जाएगा। इसके बाद आचार्य, कौन से आचार्य का समय क्या रहा है, उसके बाद कौन सा आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। सर्वप्रथम अगर देखा जाएगा, सर्वप्रथम आएंगे, कौन आएंगे, भरत मुनि आएंगे। भरत मुनि का समय 200 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी के बीच माना जाता है और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का रचना किया जिसे पंचम वेद कहते हैं और इसमें कुल 36 अध्याय है। भरत मुनि के बाद आते हैं 7वीं सदी। अब देखेंगे कितना बड़ा अंतर, 600-700 साल का अंतर है। 7वीं सदी में होते हैं भामा। भामा एक कश्मीरी विद्वान थे और भामा ने रचना किया काव्य अलंकार, या इसे भामा अलंकार भी कहते हैं। तो पहली सदी से 7वीं सदी के बाद 8वीं सदी में आ जाते हैं। 8वीं सदी में आ जाएगा नाम दंडी का। दंडी नाम से स्पष्ट है। काव्यदर्श, इन्होंने काव्यदर्श का रचना किया है। यह 4 परिच्छेदों में विभाजित है और 660 श्लोक हैं। दंडी की और भी रचनाएं हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, द्विसंधान काव्य, अवंती सुंदरी कथा और छंदो और क्या हो जाएगा, छंदो विचित्र। ये दंडी की रचना है। जन्म क्रम याद रखना है, भरत मुनि, भामा, दंडी। आगे बढ़ते जाते हैं और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। आठवीं सदी में ही हमारे अगले रचनाकार हैं वामन। वामन का भी समय क्या है, 8वीं सदी का मध्य है और वामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया। उद्भट की रचना का नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह या अलंकार सार संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लोलट को भट्ट लोलट के नाम से जानते हैं। नाट्य शास्त्र की टीका लिखा है और यह अप्राप्य है। शंकुक नाट्य शास्त्र की टीका लिखा है, ये अप्राप्य है और इनका समय है 9वीं सदी के प्रथम चरण। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भट्ट लोलट हो गए, शंकु हो गए, अभिनव गुप्त हो गए, ये सभी जो है आपके नाट्यशास्त्र के व्याख्याकार हैं। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का ग्रंथ लिखा गया, इसका उन्होंने व्याख्या किया। रुद्रट का समय देख लेते हैं। रुद्रट का समय हो जाएगा 9वीं सदी का प्रथम चरण और रुद्रट ने जो रचना लिखा उसका नाम है काव्य अलंकार या श्रृंगार तिलक। इसके पश्चात आता है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आनंदवर्धन हो जाएंगे और आनंदवर्धन का समय हो जाएगा 9वीं सदी का मध्य। इसके पश्चात देखते हैं 9वीं सदी के तीसरा चरण में, चरण 4 होता है किसी भी सदी का, इसको 25-25 करके 25 चौके 100 4 भागों में विभाजित करते हैं। व्यास आते हैं। व्यास ने अग्नि पुराण लिखा है, विष्णु धर्मेतर पुराण की रचना किया है। इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए हो सकता है, इसलिए ये चीज़ ध्यान देंगे, क्रमों को भी देखते रहेंगे। इस एक वीडियो से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलना तय है। काव्यशास्त्र का ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ कोई भी पेपर हो, कि इससे क्वेश्चन न बने। यानी एक वीडियो देख करके एक क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं आप। अगले रचनाकार देखते हैं राजशेखर। राजशेखर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका जन्म समय क्या रहेगा, 9वीं-10वीं सदी के मध्य। राजशेखर का जो सबसे अधिक रचना पूछा गया है उसका नाम है काव्य मीमांसा। बहुत बार पूछा गया काव्य मीमांसा राजशेखर का। कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, बाल भारत या प्रचंड भारत, ये 4 रचना राजशेखर का है, आपका एक जगह प्राप्त हो जाएगा। भट्टनायक देखते हैं। भट्टनायक लिखते हैं हृदय दर्पण या सहृदय दर्पण, यह भी अप्राप्य है और इनका समय है 9वीं से 10वीं सदी के मध्य। 10वीं सदी में एक और विद्वान हमारे बीच आते हैं जिनका नाम धनंजय। धनंजय लिखते हैं 10 रूपक। भोजराज बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, इनका समय है 10वीं सदी का प्रथम चरण।
बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं इतनी बार पूछी गई हैं, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो जुबान पे याद हो जाता है। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम, इनकी रचना का नाम है। समय है 10वीं सदी के मध्य। इसके अगला जो आ जाते हैं रचनाकार अभिनव गुप्त ने लिखा है अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन। ध्यान देंगे ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, किंतु ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का है और इनका समय है 10वीं से 11वीं सदी के मध्य। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्षेमेंद्र को। क्षेमेंद्र का समय क्या हो जाएगा? 10वीं सदी का तृतीय चरण। क्षेमेंद्र ने रचना लिखा है औचित्य विचार चर्चा, कवि कुल कंठाभरण, सुवृत्ति तिलक, ये सभी रचना क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र के पश्चात आते हैं महिम भट्ट का समय यदि देखेंगे तो 11वीं सदी का अंतिम चरण और इन्होंने लिखा है व्यक्ति विवेक। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रम याद रखना, क्रम आपको यहाँ से याद हो जाएगा। महिम भट्ट के पश्चात आगे बढ़ते हैं। जो अगले रचनाकार हैं मम्मट ने काव्य प्रकाश का रचना किया है और इनका समय है 11वीं सदी के मध्य। मम्मट के बाद आते हैं रुय्यक भी 12वीं सदी के तृतीय चरण में। अलंकार सर्वस्व, साहित्य मीमांसा, सहृदय लीला, व्यक्ति विवेक व्याख्यान, काव्य प्रकाश, संकेत, नाटक, भावश्यामा, अलंकार वार्तिका, अलंकार मंजरी, अलंकार अलंकारानुसारणी, अलंकार मंजरी, ये इनकी रचना है। इसके पश्चात हेमचंद 12वीं सदी के प्रथम चरण में आते हैं। काव्यानुशासन बहुत बार पूछा गया है। देसी नाम माला कोश यह कोश ग्रंथ है। अभिधान, चिंतामणि, शब्दानुशासन, ये हेमचंद की रचनाएं हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रामचंद्र गूढ़चंद, इनके रचना का नाम है नाट्य दर्पण। जयदेव चंद्रालोक, सरदातनय, भाव प्रकाश। रामचंद्र गूढ़चंद, ये रचना इनका बहुत बार पूछा गया है। नाट्य दर्पण। विद्यानाथ प्रताप रुद्र यशोभूषण। विद्याधर का है एकावली। भानुदास का है रस तरंगड़ी, रस मंजरी। बहुत बार रचना पूछा गया है। श्री वत्सलांछन का रचना का नाम है काव्य परीक्षा। आगे बढ़ते हैं विश्वनाथ 14वीं सदी के आचार्य रचनाकार हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय, राघव विलास जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचना इन्होंने किया है। 14वीं सदी से बढ़ते हुए आते हैं हम लोग 16वीं सदी। रूप गोस्वामी, इनकी भी रचना को बहुत बार पूछा गया है। उनकी रचना का नाम है उज्ज्वल नीलमणि, हरिभक्त रसामृत सिंधु, नाट्य चंद्रिका। इनकी रचनाएं ये बहुत बार पूछी गई हैं। कवि कर्णपुर रचनाकार हैं और इनकी जो रचना का नाम है अलंकार कौस्तुभ। अप्पय दीक्षित, बहुत बार पूछा गया और इनकी रचना जो सबसे अधिक बार पूछी गई है कुवलयानंद। इसके पश्चात चित्र मीमांसा, वृत्ति वारिक। आगे बढ़ते हैं पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय क्या हो जाएगा? 17वीं सदी का प्रथम चरण। और रस गंगाधर, अमृत लहरी, जगदाभरण, चित्र मीमांसा खंडन, ये सभी पंडित राज जगन्नाथ की रचना का नाम है। आगे बढ़ते हुए 8वीं सदी और संस्कृत के आचार्य द्वारा संस्कृत में लिखे गए काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में जो अंतिम तौर पे आता है वह रचनाकार का नाम है विश्वेश्वर ने लिखा है अलंकार कौस्तुभ और इनका समय है 18वीं सदी की प्रथम भाग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी थी कि काव्यशास्त्र क्या होता है। काव्यशास्त्र काव्य को लिखने के तरीका, उसमें शिक्षा दिया जाता है कि काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य के लिखने के क्या उद्देश्य थे। सबके अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। किसी का उद्देश्य होता है धन कमाना,
कोई आत्मसंतोष के लिए लिखता है, कोई नाम कमाने के लिए लिखता है, कोई लोक मंगल की साधना के लिए लिखता है। तो इस प्रकार से काव्य शास्त्र में आपने यह वीडियो देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार हम लोग इस वीडियो को, इस सीरीज को चलाएंगे। लगभग 50 वीडियो रहेगा काव्य शास्त्र का और क्रम से चलाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, रचनाकारों का जन्म क्रम के समय, रचनाकारों की रचना जो लिखी गई उसके क्रम के लेकर के, और कौन कौन से संस्कृत के आचार्य हैं, कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं, शिक्षा दिया है। तो आज का ये क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए ताकि इसका अगला पार्ट लेकर के हम लोग आएँ। और मैं पहले ही बता दूं कि अगला वीडियो रहेगा, चूँकि यह संस्कृत के काव्यशास्त्र का इतिहास हम लोगों ने देखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया काव्यशास्त्रीय ग्रंथ को पढ़ा। और अगला जो टॉपिक रहेगा हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, हिंदी भाषा में लिखे गए काव्यशास्त्रीय परंपरा, काव्यशास्त्र का उद्देश्य, काव्य करने का उद्देश्य, काव्य करने का लक्षण, काव्य का दोष, काव्य का गुण हिंदी के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अभी तक चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।